सामीन अंबर आपकी होस्ट है आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में आज का हमारा शो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की जानिब से पेश किया जा रहा है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर बात को कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद एंगल्स से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राबिया नियाज मौजूद है। शी इज़ कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जरी फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राबिया। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और डॉक्टर राबिया, बहुत अहम टॉपिक है। हम ब्रेस्ट यस, कैंसर पे पिछले काफ़ी हफ्तों से इस पे बातचीत कर रहे हैं और मैं बिल्कुल। समझती हूँ कि वैसे तो हमें पूरे साल ही इस पे बात करते रहना चाहिए। जी, दैट्स करेक्ट। बिल्कुल, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है और पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस आप कैसे देख रही हैं? सो आई वुड लाइक टू थैंक यू हम्म, बिकॉज आप इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं सिंस हम्म, द दिस मंथ इज़ हम्म, अबाउट अक्टूबर एंड आप इस हम हॉस्पिटल से कोलैबोरेट करके यू हम्म, आर कॉलिंग एंड अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर कैंसर सेल्स एक्चुअली हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स ही होते हैं हम्म, और दे स्टार्ट टू बिहेव एबनॉर्मली। उसके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से जो कैंसर्स हैं दे स्टार्ट बिहेविंग एबनॉर्मली। हम्म, एबनॉर्मली जब वो ग्रो करते हैं तो दे मेक अ लंप हम्म, इन द ब्रेस्ट एंड वहाँ से ये ना सिर्फ हमारे जो आर्म पिट्स में गदूद होते हैं उन तक हम्म, फैल सकते हैं, बल्कि ये पूरी बॉडी तक फैल सकते हैं खून के ज़रिए, जैसे कि हम्म, हमारी हड्डियों में, लंग्स में, लिवर्स हम्म, तक स्प्रेड कर सकते हैं। हम्म, तो जितना आप टाइम इसको ग्रो करने के लिए देंगे, डिले करेंगे अपनी सीकिंग मेडिकल एडवाइस, अपने आप को चेक कराने को डॉक्टर से रजू करने में लेट करेंगे, उतना ही ये हम्म, फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा हम्म। और उससे इलाज भी मुश्किल हो जाएगा, तकलीफ भी बढ़ जाएगी और फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल आप ये बात सही कह रही हैं क्योंकि यूजुअली जब हम छाती के सरतान की बात करते हैं तो शर्म की वजह से बहुत सारी ख़वातीन शायद बिल्कुल। डिस्कस भी नहीं देर करती आर हैं। लॉट ऑफ फियर्स, बहुत हुँ, सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से फीमेल्स आर नॉट कमिंग टू द डॉक्टर एंड हुँ, दे डू नॉट हैव इनफ सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली। हुँ, कुछ अपने फियर्स होते हैं, कुछ लोगों के फियर्स में आ जाती हैं। सो देर आर हुँ। लॉट ऑफ फैक्टर्स विच विल डिस्कस। सो ट्रू। एक खैर इनका सवाल ये था कि अवेयरनेस के साथ अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो कितने अरसे तक इसका इलाज चलता है? जी, तो मैं एक ब्रीफ सा हुँ, ओवरव्यू दूंगी हुँ, ताकि लोगों को सही से पता हुँ, चल सके, क्योंकि ट्रीटमेंट से रिलेटेड ही भी बहुत से फियर है। बीमारी के तो खौफ हुँ, है ही, इलाज के भी बहुत से खौफ हैं, होते हैं लोगों के अंदर, दिल के अंदर। तो जो इसका ट्रीटमेंट है उसके चार हिस्से हैं। पहला चीज़ हमारे पास जो है उसमें आ जाता है सर्जरी, कीमोथेरेपी, कुछ गोलियों से इलाज होता है और उसके अलावा रेडिएशन या शुआएं होती हैं। ठीक है। ये चारों चीज़ें इसके इलाज का हिस्सा हैं। हुँ, कोई भी एक चीज़ अगर आप, जो आपको डॉक्टर ने की हुँ, टीम ने रिकमेंड की है, अगर आप कुछ भी मिस करते हैं तो उससे जो बीमारी के वापस आने या रिकरेंस जिसे हम बोलते हैं उसके हुँ, चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका सीक्वेंस भी चेंज हो सकता है। कुछ लोगों में हम पहले कीमोथेरेपी करते हैं और कुछ में पहले सर्जरी की जाती है। तो ये सब चीज़ें सिर्फ आपके डॉक्टर, जो अपनी एक टीम होती है, ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, हुँ, पैथोलॉजिस्ट, सब मिलके फैसला करते हैं कि इस मरीज़ की जो बीमारी है, जो टाइप है, उसके मुताबिक ये इलाज और ये सीक्वेंस बेस्ट रहेगा कि पहले ऑपरेट किया जाए, फिर कीमो की जाए, या पहले कीमो जाए फिर ऑपरेट किया जाए, रेडिएशन की ज़रूरत है नहीं है। तो लेकिन ये चारों चीज़ें इलाज का एक अहम हिस्सा है, कोई भी एक मिस करने नहीं किया जा सकता। सही बात है। और अर्ली स्टेज अगर आपकी होगी तो उसके मुताबिक कीमोथेरेपी की डोजेस जो डॉक्टर बताएंगे हुँ, वो सजेस्ट होंगी। ऑलमोस्ट 6 to 8 months कीमो चलती है। सही। डोजेस आफ्टर 3 वीक्स लगती हैं हाँ, या 2 वीक्स लगती हैं, बॉडी को रिकवरी का टाइम दिया जाता हुँ। है एंड देन ये कंप्लीट होती हैं तो सर्जरी फिर की जाती है। या कुछ लोगों में पहले सर्जरी हो जा चुकी होती है तो बाद में और फिर रेडिएशन भी रेडिएशन। मस्ट होती है। जी, रेडिएशन सर्जरी के बाद की जाती है कुछ लोगों में जिनमें बीमारी की स्टेज बढ़ चुकी होती है। अगर बीमारी की छोटी हो, कम हो, स्टेज 1 हो, तो कभी कभार अगर हम ब्रेस्ट सेव नहीं कर रहे हैं तो रेडिएशन को स्किप किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक। हुँ। बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रीटमेंट एज करना वेल। पड़ेगा, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी कि बिल्कुल आपने सही कहा, एक आपने ओवरऑल बताया तकरीबन 1 साल तो लगता है अपने आप को दोबारा से खड़ा या करने में। बिल्कुल, या ट्रीटमेंट टेक्स एटलीस्ट वन हाँ, और फिर ईयर ओरल मेडिसिन्स भी चलती हैं? Yes, oral medicines are हुँ, continued for 5 to 10 years depending upon the
disease type, stage and everything which will be prescribed by the doctor. Some cases जिनमें हम कीमोथेरेपी पहले देते हैं और सर्जरी करते हैं, तो उससे हमें जो ट्यूमर का रिस्पॉन्स है वो पता चल जाता है, एंड अगर रिस्पॉन्स कंप्लीट नहीं आए तो फिर सर्जरी के बाद दोबारा कुछ कीमोथेरेपी की डोजेस भी दी जाती हैं। ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर राबिया, मैं ये भी चाहूँगी कि जैसे जब हम ज़ाहिर अवेयरनेस की बात करें तो सेल्फ एग्ज़ामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपना ख़ुद का मुआयना कैसे कर सकते हैं, किसको करना चाहिए, किस एज में करना चाहिए? क्योंकि पहले तो हम शायद ब्रेस्ट कैंसर को सुनते थे कि जी आपके ख़ानदान में है तो आपको होगा, लेकिन अब लास्ट शो में जो मेरी डॉक्टर से बात हुई उन्होंने कहा 18 ईयर्स में भी हम देख रहे हैं कि ये केसेस आ रहे हैं। बिल्कुल। तो आप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि सब इफेक्ट पेशेंट की तरफ से ही स्टार्ट होता है कि वो खुद अपना मुआयना करें, देन इफ़ दे पिक समथिंग वो अपने डॉक्टर या फिजिशियंस को चेक कराएं एंड थिंग्स गो फर्दर फ्रॉम दैट। तो सेल्फ एग्जामिनेशन किसको करना चाहिए? 40 ईयर्स के बाद जो सेल्फ एग्जामिनेशन है, अगर आप, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी को खुद सबसे बेहतर समझते हैं, खुद सबसे बेहतर उसमें कोई चेंज पकड़ सकते हैं अगर आप अपनी बॉडी से फेमिलियर हैं। हमारे यहाँ पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं कि किसी ने कुछ मारा, चोट लगी तो उन्होंने देखा कि गुठली है, एंड दे डोंट नो कि वो कब से है, कैसे है, दे देन एंड एट दैट टाइम दे पिक इट अप। तो इसलिए अपनी बॉडी से फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इट शुड स्टार्ट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एजेस। आई थिंक इट शुड स्टार्ट एट होम। एवरी 25 ईयर्स के बाद फीमेल्स को सेल्फ एग्जामिनेशन खुद से करना चाहिए। सो ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड, जब मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है, तो पीरियड्स के जो 7वां से 10 दिन के दरमियान आपको अपना मुआयना खुद करना चाहिए। सो दैट इज़ द टाइम जब आपको अपना मुआयना खुद करना है, 7वें से 8वें दिन के दरमियान। ठीक है। एंड अगर जो ख़वातीन मीनोपॉज या जिनको पीरियड्स आने या माहवारी आना बंद हो चुकी होती है, दे कैन डू इट वो अपने किसी भी एक दिन फिक्स कर सकती हैं कैलेंडर पे कि दिस इज़ द डे वेयर आई हैव टू एग्जामिन माई सेल्फ। सही है। सो तरीका क्या है, दिस इज़ व्हेन एंड किसको करना चाहिए और कब करना चाहिए। फिर बात आ जाती है कि कैसे करना है और देखना क्या है। तो करना ऐसे है कि आप जो आपका फिक्स डे है, आप मिरर के सामने खड़े हुए और अनड्रेस करें खुद को एंड लुक एट योर सेल्फ। पहले देखें कि आपके जो ब्रेस्ट हैं दोनों एक जैसे हैं, दोनों की जो सिमेट्री है, जो दोनों की पोजीशन है, निपल की हर चीज़ एक जैसी दिख रही है या नहीं दिख रही है। कोई स्किन पे चेंजेस हैं विजिबल, कोई ऐसी चीज़ जो डिफरेंट लग रही है आपको, उसको आप नोट कीजिए। देन लिफ्ट योर, आप अपनी बाजू ऊपर उठाएं, सर से ऊपर उठाएं और अपने आर्मपिट्स में देखें, अपनी बगल में देखें कि वहाँ पे कोई ऐसा चेंज तो नहीं है जो पहले नहीं था। खुद को ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया, उसके बाद आप लेट जाइए। लेट के अपने हाथ के जो उंगलियों के फ्लैट एरिया होता है उससे आप खुद को चेक कीजिए, ठीक है। ब्रेस्ट में आप कुछ भी अपना स्कीम बना सकते हैं ताकि हर एरिया जो है वो चेक हो, कोई भी एरिया मिस नहीं हो। या तो आप बाहर की तरफ से अंदर आ जाएं या गोल हाथ घुमा के पूरा ब्रेस्ट चेक कर लीजिए। ना कि ऐसा नहीं करना है कि आप दोनों हाथों के दरमियान टिश्यू को लेके फील कर रहे हो। फ्लैट से महसूस करें, चेस्ट वॉल के अगेंस्ट चेक करें। एंड देन इन द एंड अपने जो आपके आर्म पिट्स हैं उसमें एक दफ़ा आप डीपली हाथ को इसी तरह फिंगर की फ्लैट्स जो अंदर की साइड है उससे चेक कीजिए कि आपके बगल में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो दिस इज़ अ वे टू डू इट। फिर क्वेश्चन आता है कि देखें क्या चीज़ें जो हैं वो हमें रेड फ्लैग हैं या जिनके लिए हमें वरी करना चाहिए। तो उसमें आ जाता है कि निपल में कोई चेंज हो, निपल की पोजीशन चेंज हो रही हो, वो अंदर की तरफ खींच रही है या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, नीचे ऊपर कहीं पे भी मूव कर गया है, सेंटर में नहीं है। स्किन पे कहीं पे कोई अल्सर, स्किन में कहीं कोई थिकनिंग, कोई मोटा हो रही है, वहाँ पे कहीं सुर्खी आ रही है, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कोई विजिबल लंप है, महसूस करने पे कोई गुठली महसूस हो रही है, निपल में से कोई पानी आ रहा है, उसको चेक करने का तरीका है कि आप अपनी अंडरगारमेंट देखिए, उस पर कहीं कोई स्टेन तो नहीं लगा हुआ है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप पिक कर सकते हैं बिलो द एज ऑफ 40, और आपको डॉक्टर को चेक कराने की ज़रूरत है अगर इस तरह की कोई भी चीज़ पिक होती है। और 40 की 40 की उम्र के बाद आपको
सालाना एक दफ़ा डॉक्टर से मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए एंड देन उसके मुताबिक स्क्रीनिंग मेमोग्राम भी 40 इयर्स के बाद ज़रूरी होना चाहिए। बिल्कुल। अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है या किसी में जेनेटिक जो जुनियाती चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है जिन लोगों में, उनको ये अमल 35 इयर्स की बाद ही शुरू कर देना अच्छा, चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्क्रीनिंग करने के क्या तरीक़ेकार हैं? हमें जैसे हर साल बहुत ज़्यादा हम फोकस इस महीने इसी पे कर रहे होते हैं, जो 40 साल से ऊपर हैं या 35 साल, जैसे आपने कहा जी जेनेटिकली है। तो स्क्रीनिंग के क्या मेथड्स मौजूद हैं इस वक्त हॉस्पिटल्स में? जी स्क्रीनिंग स्टार्ट्स विद द एग्जामिनेशन बाय द फिजिशियन, क्योंकि जो एक डॉक्टर का हाथ है वो जो चीज़ें पिक कर सकता है वो नॉर्मल आप जो लोग हैं उनसे ज़्यादा है। सो इट फर्स्ट यू हैव टू गो टू विजिट अ डॉक्टर एंड गेट योर सेल्फ चेकड। ये नहीं है कि अगर आपने हर जगह सुन लिया है कि मेमोग्राम कराना ज़रूरी है, आप 20 साल के हैं और खुद ही से जाके आप कहीं से मेमोग्राम करा लें, दिस इज़ नॉट करेक्ट। आपको पहले डॉक्टर को चेक कराना है। अब आप 40 भी हैं आप तो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा एंड देन आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको एक मेमोग्राम की ज़रूरत है। मेमोग्राम इज़ अ एक्सरे होता है जो छाती के टिश्यू को हल्का सा प्रेस करके किया जाता है एंड इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रेस्ट के जो अभी अगर गुठली बिल्कुल बनी भी नहीं है उस स्टेज पे भी हम कैंसर को पिक कर सकते हैं जब वो बिल्कुल हाथ में महसूस भी नहीं हो रहा है। तो दैट्स द सेंसिटिविटी ऑफ अ मेमोग्राम। इतना डीप आपको चेक कर जी देता है वो। इतना उसका फ़ायदामंद है वो, इसीलिए 40 के बाद इसको नहीं, रिकमेंड किया जाता है। डॉक्टर राबिया नियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। शी इज़ अ कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जरी, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। आज हम ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के ऊपर बात करें। काफ़ी सारी बातें हमने की थी, दोबारा से हम ये बात बार बार ज़रूर दोहरा रहे हैं ताकि हर वो शख्स, हर वो खातून, और मैं ये समझती हूँ कि डॉक्टर राबिया जो हमारे मर्द हजरात भी हैं यस उनको भी इतना ही पार्टिसिपेट करना चाहिए जी इसके अंदर। बिल्कुल। अगर जैसे फीमेल्स में जो इंसिडेंट फीमेल लाइक ख़वातीन में इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये नंबर 1 लीडिंग कैंसर है ख़वातीन का। पाकिस्तान में इसकी जो रेशो है वो 1 in 8 कि अगर 8 ख़वातीन हैं तो एक 1 इज़ एट द रिस्क ऑफ हैविंग कैंसर। इसी तरह मर्दों में भी इसका रिस्क है रेशो, लेकिन बिल्कुल। ख़वातीन से बहुत कम है। 1 in 8 आप कह सकते हैं 900 रफली अगर मैं बोलूँ तो इट्स द रिस्क। इट्स वेरी रेयर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता है। बिल्कुल। और मैं कहूँगी कि अवेयरनेस, चलें वो बात हम अलग कर लेते हैं कि उनको हो सकता है कि नहीं, या लेकिन उनको वैसे पता होना चाहिए क्योंकि सारे हर घर में ख़वातीन हैं और जो ख़ातून है वो इस माशरे का बहुत एक अहम हिस्सा है। जी, हमारी सोसाइटी इज़ मेल ओरिएंटेड। हमारे जो ख़वातीन के डिसीजंस हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए उनको हॉस्पिटल लेके आना, लेके जाना, उनके इलाज के हवाले से डिसीजन लेना, वो सब इन्होंने करना, मेल्स की बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसलिए उनको भी इन सब चीज़ों से फेमिलियर होना ताकि डिसीजन इजीली ले सकें बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। हम स्क्रीनिंग पे बात कर थे, आपने मेमोग्राम करा बताया, ठीक है। तो इसके अलावा क्या अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरी होता है? जी, मेमोग्राम हम 40 इयर्स के बाद रिकमेंड करते हैं क्योंकि 40 से नीचे की उम्र में उसका कोई इस ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। और अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक रिस्क है, जो लोगों में इसके होने की चांसेस ज़्यादा हैं, उनमें हम यूजुअली 35 के बाद भी रिकमेंड कर देते हैं। बिलो 35 अगर किसी को कोई सिम्टम है, जैसे कि कोई कहीं पे कोई लम्प फील हो रहा है, गुठली महसूस हो रही है, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ उनको फील हो रही है, तो उसको रूल आउट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। ठीक इसी है। तरह प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के अलावा अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो मेमोग्राम नहीं करवा सकते हैं, उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, शुआएँ जी, भी। शुआएँ भी हैं और फ़ायदा भी नहीं होता, कुछ हमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलती है। ओके। ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू इतना डेंस हुआ हुआ होता है कि वो सारा एक्सरे वाइट नज़र आएगा, उसमें कहीं पे कोई गुठली या कुछ होगी तो वो नज़र ही आएगी, तो नहीं अल्ट्रासाउंड आएगी। करना पड़ता तो फिर? उनमें हम फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। सो बिलो 35 और अगर कोई प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीड कराते हुए अगर हमें कोई चीज़ फील होती है जिसके लिए हमें कुछ टेस्ट कराना ज़रूरी है तो हम अल्ट्रासाउंड तो करवाते क्या हैं। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में भी डायग्नोज होती है, आप देखती हैं जी, इसमें इस? प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट कैंसर अगर प्रेगनेंसी या 1 ईयर आफ्टर
प्रेगनेंसी जिन लोगों में होता है वो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर हम उसे कहते हैं, एंड इट्स क्वाइट एग्रेसिव, क्योंकि इस पीरियड में जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहते हैं बॉडी में वाइल बेरिंग अ चाइल्ड, तो उसकी वजह से जो ट्यूमर है वो काफ़ी एग्रेसिवली भी बिहेव करता है। तो अगर इस दौरान प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में, अगर आपको कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं लग रही है, कुछ भी अब नॉर्मल फील हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर चेक कराना चाहिए। अक्सर माएँ या आपके रिलेटिव्स बोलते हैं कि दूध की गुठली बन गई होगी, इसका क्या है, हाँ छोड़ दो। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर स्टिफ हो जाती है ना जी ब्रेस्ट जी जी, उसमें। अगर ऐसा भी है तो यू स्टिल नीड टू गेट इट चेक बाय योर डॉक्टर, डोंट इग्नोर इट। बिल्कुल। अच्छा जैसे हम जब बात करते हैं कॉलेज जाने वाली लड़कियों में, यूनिवर्सिटीज़ जाने वाली, ठीक है, तो अब ज़ाहिर है हम जैसे 18 19 20 साल की बच्चियों में भी हम ये देख रहे हैं, तो यहाँ पर आगाही का रोल क्या आता है? माएँ कितने हद तक आप समझती हैं कि हम इंटरेक्ट करते हैं आजकल की जो माँ है, या सोशल मीडिया कितनी इम्पोर्टेंस है इस वक्त इस टॉपिक पर? जो मैंने ट्रेंड देखा है इन माय क्लिनिक, दे मदर्स आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देयर चाइल्ड, बच्चों की हेल्थ के बारे में। अब क्योंकि इतनी अवेयरनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, हर जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं एंड एवरीथिंग, तो अगर उनकी बेटियां कुछ कंप्लेन करती हैं तो दे ब्रिंग देम इनटू द क्लिनिक में लेके आते हैं, चेक करवाते हैं। तो ये नहीं है कि पहले जिस तरह इग्नोर कर दिया जाता था, बेटा ये होता है, ऐसे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो इसको, ऐसा नहीं है। पीपल ब्रिंग देयर चिल्ड्रन टू द ओपीडी, लेकिन उसमें भी अननेसेसरी पैनिक और एंजाइटी भी क्रिएट हो जाती है समटाइम्स। कि अगर मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि ब्रेस्ट पेन जो है वो कैंसर की अलामत नहीं है। 80% ऑफ द फीमेल्स को ब्रेस्ट पेन किसी ना किसी उम्र की हिस्से में होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, स्ट्रेस भी स्ट्रेस है, की वजह हाँ। से, साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है, थिंकिंग अबाउट कि भाई ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस चल रही है, मुझे कुछ नहीं है। सही बात तो है। ये चीज़ें भी क्लियर करना ज़रूरी है कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी फील होती है आप चेक कराएं ज़रूर, लेकिन उसको एक अपने माइंड में हावी ना कर हावी लें। नहीं कर लें। तो दैट इज़ रियली एक्चुअल इम्पॉर्टेंट, में टॉकिंग डॉक्टर, अबाउट हाँ, यंग फीमेल्स ऑफ कोर्स एक्चुअली स्पेशली। डॉक्टर राबिया, ये जो कैंसर का वर्ड है ना, वो वर्ड ही ऐसा है कि उसको सुन बिल्कुल के ना ट्रू आप ट्रू, खौफ में आ जाते हैं। यस दैट्स ट्रू। क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि कैंसर हो गया, ज़िंदगी ख़त्म है, खत्म। अब कुछ नहीं हो सकता है। पर मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर में इतनी एडवांसेस हैं, इतने ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि हम इसको अगर 5 साल तक बीमारी वापस नहीं आती है तो हम इसको क्योर कहते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो 5 साल 10 साल से फॉलोअप पे हैं। तो ये नहीं है कि इट्स द एंड ऑफ द लाइफ, स्टिल ऑप्शन है अगर आप जल्दी प्रेजेंट करते हैं तो। बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी कौन बात कर रहे हैं? फरमान। जी फरमान साहब। आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट इज़ द क्योर। बिल्कुल जी, अर्ली जितना आएंगे उतना हाँ, आपके लिए अच्छा बेटर है। बहुत दफ़ा ये भी लोग सोचते हैं, सारे मिथ्स भी डिफरेंट हैं, कि अगर क्या हर गुठली ब्रेस्ट कैंसर की गुठली हो सकती है? ज़रूरी है कि ब्रेस्ट में कोई और गुठली भी हो सकती है, या इट्स ऑलवेज ब्रेस्ट कैंसर? जी, ब्रेस्ट की बहुत सी बीमारियां हैं, ठीक है, जो गुठली की तरह प्रेजेंट कर सकती हैं, यानी गुठली की तरह नमूदार हो सकती हैं। यंग, हर एज के लिहाज से ये डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। यंग एज में कुछ में फाइब्रोएडिनोमाज या एडिनोमाज होते हैं, फीड कराते हुए प्रेगनेंसी में लैक्टेशनल एडिनोमाज होते हैं, और सिस्ट हो सकती है बिनाइन। तो बहुत सी ऐसी, फैट हो सकता है, कुछ लोगों में ब्रेस्ट का टिश्यू ही होता है जो गुठली की तरह लग रहा होता है। तो हर गुठली कैंसर नहीं है, ये चीज़ भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली यंग फीमेल्स में बिलो 25 रिस्क है, बट इट्स वेरी लेस। तो हर, इसीलिए जो, अगर कोई गुठली ऐसी हमें महसूस होती है तो उसको हम फर्दर टेस्ट करते हैं। मेमोग्राम होता है, उसके अलावा टिश्यू बायोप्सी होती है जिसे कि हम बायोप्सी कहते हैं कॉमनली, आपको पता ही होगा, जिसके लिए बहुत फेयर्स भी हैं। बिल्कुल। तो बायोप्सी टेस्ट होता है जिसकी मदद से हम डायग्नोज करते हैं कि ये गुठली किस चीज़ की है। उससे पहले हम नहीं बोल सकते कि कैंसर है या बेज़रर है। तो
अगर आपको कोई गुठली महसूस भी हो रही है तो आप डर से कि ये कहीं कैंसर है चेक नहीं कराएं, तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर जब तक आप चेक नहीं कराएंगे, उसको प्रॉपरली टेस्ट नहीं होगा, बायोप्सी नहीं होगी, हमें नहीं पता चलेगा कि वो बेज़रर है, इन्फेक्शन है कोई, या कोई कैंसर की गुठली है। क्योंकि बहुत दफ़ा बायोप्सी पे लोग समझते हैं कि नहीं ये स्प्रेड हो जाएगा, कैंसर किया जाएगा तो। जी, ये सबसे बड़ा फियर और मिथ होता है कि लोग बोलने लग जाते हैं बायोप्सी ना कराना, सुई नहीं लगवाना, फैल जाएगा। बायोप्सी के मुतालिक कोई ऐसी प्रूवन रिसर्च नहीं है कि बायोप्सी कराने से बीमारी फैल जाती है। अगर हम लोग का सेंटर में ऑलमोस्ट आई वुड से 60 तक तो एवरेज पेशेंट्स आते हैं जिनकी हम बायोप्सी करते हैं पर मंथ, 60। तो ऐसा, उसके बगैर हम आगे चल ही नहीं सकते, उसी पे हम डायग्नोस करते हैं स्टेज कौन सी, कैंसर कौन जी, सा। और उसकी टाइप क्या है, जिसके मुताबिक अब हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो उसके हम बायोमार्कर्स होते हैं, ER PR HER2, उसके मुताबिक हम टारगेटेड थेरेपी देते हैं, और वो टारगेटेड थेरेपी तब तक नहीं दी जा जब तक सकती है जब बायोप्सी तक नहीं। बायोप्सी नहीं की जाएगी, और ना ही हम आगे आपका ट्रीटमेंट प्लान कर सकेंगे। होता ये है कि लोग इतना लेट प्रेजेंट करते हैं कि गुठली बहुत बड़ी हो चुकी होती है और बॉडी में फैल चुकी होती है, और जब हम बायोप्सी करते हैं और उसके बाद टेस्ट करते हैं तो वो पता चलता है कि बीमारी तो स्टेज 4 पे है। तो तो लोग ये लोग कहते कहते हैं हैं हाँ। कि जो मुझे लगता है, बट हाँ, इट्स द अदर वे अराउंड, अगर आप बायोप्सी जल्दी ही करवाएंगे तो ऐसा रिस्क भी नहीं है। सो ट्रू, क्योंकि जब वो फैले भी ही बीमारी है तो लोग जी, समझ तो रहे होते हैं कि बायोप्सी की उसकी वजह वजह से से हो नहीं गया। है। बिल्कुल, जी ये कोई पानी तो है नहीं कि जी, होल करने से पूरे इसमें स्प्रेड हो जाएगा। राइट। आई सो So थिंक बहुत आसान लफ्ज़ों में और बताया डॉक्टर राबिया ने कि किस तरह हम अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं, किस एज में कर सकते हैं, और वो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आपका जिस्म आपसे खुद बात करता है, खुद बात करता है आपका बिल्कुल। जिस्म। ठीक है, तो अगर कोई भी चेंजेस हैं, यूजुअली ऐसा होता है डॉक्टर राबिया कि हमारे सर में भी दर्द हो रहा हो, या बहुत दिनों से समझे मेरे चलने फिरने में मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं इग्नोर कर देती हूँ, सिंपल या पेन किलर्स खा लेती हूँ। जी, जी। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो मैं जाएगा। सबसे कहती हूँ, जिस तरह आप अपने फेस की केयर करते हैं ना, कि कोई भी एक छोटा सा पिंपल नज़र आए तो आपको फील हो जाता है। अगर आपको अपनी अपनी पूरी बॉडी का ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए, जैसे डायबिटिक्स हैं उनको अपनी पाँव का ख्याल रखना सो ट्रू। चाहिए, इसी तरह बीइंग अ फीमेल आपको अपने ब्रेस्ट का भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और मैं आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि आपने बहुत अहम काम आप सब डॉक्टर्स कर रहे हैं, स्पेशली इस महीने में कॉर्पोरेट्स में जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ वहाँ पर सब सेशंस हो रहे हैं इस वक्त। जी, और आई वंस अगेन वांट टू से थैंक यू सो मच कि आप आई और इतनी अहम आपने इंफॉर्मेशन शेयर की हमारे लिसनर्स के साथ। रेडियो सुनती हैं, कैसा लगा रेडियो पे बात करके? बहुत अच्छा लगा। इट्स अ हाँ, गुड एक्सपीरियंस, स्पेशली क्योंकि हम अगर किसी कॉर्पोरेट में जा रहे हैं तो वो एक टारगेटेड ऑडियंस है जिनको, लेकिन आपकी रीच आप इट्स टू द पब्लिक। इंटीरियर और पूरे जी, अर्बन तो के साथ साथ रूरल एरिया को भी हम दैट्स अ इसमें कवर। रियली हाँ, गुड इनिशिएटिव ऑन योर पार्ट कि आप इतना ये सेशंस करें, जैसे आप मुझे बता रही कि आप पूरा मंथ ही सेशंस करते रहे हैं, तो इट्स रियली गुड कि जितनी इन्फॉर्मेशन सिर्फ यहाँ कराची तक नहीं बाकी इलाकों में भी पहुँचे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर राबिया, आप हमारे शो थैंक में यू आई। अंबर। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट सारी ट्रीटमेंट्स और तमाम जितनी लेटेस्ट प्रोसीजर्स हैं सब वहाँ पर भी जी, मौजूद हैं। स्क्रीनिंग मेमोग्राम होता है, उसमें हम अक्टूबर के मंथ में थोड़े ऑफर भी देते हैं ताकि लोगों को आसानी से आके करवा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी ओपीडी के टाइमिंग्स क्या होते हैं? मेरी ओपीडीज आर ऑन मंडे को है, ट्यूसडे एंड थर्सडे को आफ्टरनून टाइम पे 2 to 5 PM। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर राबिया हम आपका आने के लिए। और सामीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा आप शो सुनते हैं, लेकिन सिर्फ आखिर में यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, तो सेहत है तो ज़िंदगी है। ये सेहत जो है ना, ये बहुत खूबसूरत अनमोल तोहफ़ा है। अगर ये आपके पास है ना तो समझे सब कुछ आपके पास है। अगर सेहत नहीं है तो दुनिया की कितनी ही दौलत आपके पास हो तो आपकी कोई खुशी नहीं है आपके अंदर। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए, और जितना हो सकता है अपने लाइफस्टाइल को, अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आजकल बहुत आसान है, डिजिटल दौर है, हर या चीज़ जस्ट अ क्लिक अवे है। बिल्कुल। ठीक है, अब ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है। डिफ़िकल्ट ज़रूर अदर टर्म्स हम कहते हैं, लेकिन इट्स वेरी इजी। जो काम पहले सालों में या महीनों में होता था अब वो मिनट में हो जाता है। तो उसी के साथ साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी उतने ही बढ़ते चले जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। अल्लाह हाफिज़।